हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IOCL में जो डिप्लोमा इन केमिकल की वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 29 सितंबर 2024 को, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे टेक्निकल पार्ट में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उसका राइट आंसर क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर रिफाइनरीज लोकेटेड इन क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज कंसर्निंग SO2 एमिशंस। मतलब जो रिफाइनरीज क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया में लोकेटेड हैं, उनमें SO2 एमिशन के कंसर्न के लिए हमको कौन से एक्शन रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सबमिशन ऑफ एन एक्शन प्लान फॉर फेज वाइज रिडक्शन ऑफ SO2 एमिशंस। मतलब कि हमको ऐसे एक्शन प्लान को सबमिट करना पड़ेगा जिसमें फेज वाइज रिडक्शन हो SO2 एमिशंस का। ठीक है, और इसमें ए ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रोडक्ट कैपेसिटीज़, जो कि प्रोडक्ट कैपेसिटी बढ़ाने से हमारा SO2 का कंसर्न ख़त्म नहीं होगा, और एडवांस फ़िल्टर लगाने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा SO2 एमिशंस में। और जो चौथा ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। तो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से SO2 का जो कंसर्न है वो हमारा सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द सेंसिटिविटी ऑफ द कंट्रोलर एक्चुएटिंग सिग्नल टू डेविएशन ET चेंज विथ एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शनल गेन K। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा कंट्रोलर का एक्चुएटिंग सिग्नल टू डेविएशन ET होता है, वो प्रोपोर्शनल गेन K को इंक्रीज करने पे कैसे बिहेव करेगा। तो हमारा एक फार्मूला होता है UT इज इक्वल टू K इंटू ET। मतलब UT इज इक्वल टू एक्चुएटिंग सिग्नल होता है, K प्रोपोर्शनल गेन होता है, और ET जो होता है एरर सिग्नल होता है। तो जब हम K का मान बढ़ाते जाते हैं तो जो हमारा UT है ना, वो एक्चुएटिंग सिग्नल का मान बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे एक्चुएटिंग सिग्नल का मान बढ़ता है तो स्मॉल डेविएशन होने पर भी हमें लार्जर एक्चुएटिंग सिग्नल प्राप्त होता है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम छोटा सा भी चेंज कर रहे हैं सिस्टम में तो एक्चुएटिंग सिग्नल ज़्यादा प्राप्त होगा। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो सेंसिटिव ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सेंसिटिविटी इंक्रीजेज ये सही हो जाएगा। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज़ यूज टू प्रोड्यूस आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन क्या होता है। तो जो आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन होता है, जितने भी आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स होते हैं उसमें उनकी खासियत ये होती है कि उनका जो चेन होता है, जो पॉलीमर का चेन होता है, उसमें जो मेथिल ग्रुप होता है वो एक तरफ, सारे मेथिल ग्रुप जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो इसलिए इसे आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन कहा जाता है। तो जो आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमरेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन डज ए सरफेस गेन एनर्जी थ्रू रेडिएशन। मतलब कि कोई सरफेस है तो वह किस कंडीशन में रेडिएशन के थ्रू सरफेस एनर्जी को गेन करेगा। तो कोई भी सरफेस है अगर वो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी को गेन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस सरफेस की एब्जॉर्बिविटी ज़्यादा होनी चाहिए एमिसिविटी से। मतलब अगर वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा और एमिशन कम करेगा तभी तो वह एनर्जी को गेन कर पाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स मोर रेडिएशन देन इट एमिट्स। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग एक्सटेंडेड सरफेस इन हीट एक्सचेंजर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हीट एक्सचेंजर में हम एक्सटेंडेड सरफेस या फिन का यूज़ क्यों करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी हीट एक्सचेंजर में एक्सटेंडेड फिन्स का यूज करते हैं तो उससे हमारा हीट ट्रांसफ़र एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, टू इन्हेंस हीट ट्रांसफ़र बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। क्योंकि हमें पता है कि सरफेस जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब सरफेस एरिया का मान बढ़ता है ना तो हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट एंड द ओवरऑल फ्लूइडिटी ऑफ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि हमें जो रिलेशन होता है क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट और ओवरऑल फ्लूइडिटी में, उसके बेस पे हमको इसमें सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है ये क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट। तो जो क्लाउड पॉइंट होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का देखा जाता है। जो कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर लूब ऑयल है, उसमें उसका क्लाउड पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्लाउड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और उसमें हैजीनेस आ जाती है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। और पोर पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर जो जो लूब ऑयल है हमारा या फिर जो भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो उसकी फ्लूइडिटी ख़त्म हो जाती है और वो फ्लो करना बंद कर देता है, यानी कि पोर करना बंद हो जाता है, वो क्रिस्टलाइन हो जाता है। तो उस पॉइंट को पोर पॉइंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया है कि द पोर पॉइंट इज ऑलवेज हायर देन द क्लाउड पॉइंट एज इट रिफ्लेक्ट द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द प्रोडक्ट कैन स्टिल फ्लो। मतलब कि ये पोर पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर प्रोडक्ट फ्लो कर सकता है, उसके नीचे टेम्परेचर ले जाने पर यह प्रोडक्ट फ्लो करना बंद कर देगा। और आफ्टर क्रिस्टल वाज फॉर्म, तो ये चीज़ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ नसेल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफर। तो नसेल्ट नंबर सबसे पहले ये देखते हैं क्या होता है। नसेल्ट नंबर जो होता है ना, वो रेशियो होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र का और अपॉन कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, ये मेजर करता है। नसेल्ट नंबर का मेन यूज़ होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है इसमें कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र डोमिनेट कर रहा है या फिर कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो जब नसेल्ट नंबर का मान 1 से ज़्यादा होता है तो हीट ट्रांसफ़र इज़ डोमिनेटेड बाय कन्वेक्शन ओवर कंडक्शन, और जब नसेल्ट नंबर का मान 1 से कम होता है तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है कंपेयर टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि नसेल्ट नंबर ग्रेटर देन 1 इन फोर्स्ड कन्वेक्शन शोज इन्हेंस्ड हीट ट्रांसफ़र। मतलब कि जब नसेल्ट नंबर का मान 1 से ज़्यादा होगा तो फोर्स्ड कन्वेक्शन शो करेगा हीट ट्रांसफ़र बढ़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 क्या कह रहा है, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ अ गैस इज फाउंड टू डिक्रीज विथ इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट किसी भी गैस का जब हम डिक्रीज कब होता है, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिक्रीज नहीं होगा, और वॉल्यूम बढ़ाने घटाने पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं देखने को मिलता है। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट में अगर हम प्रेशर का मान बढ़ाने लगेंगे तो उस कंडीशन में हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ पीआई कंट्रोलर। ओके, तो सबसे पहले इस पीआई कंट्रोलर में हम देखते हैं कि पी का काम क्या होता है। तो जो पीआई कंट्रोलर में मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में पी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, वह सेट पॉइंट तथा मेजर्ड वैल्यू के बीच डिफरेंस होने पर इमीडिएटली रिस्पांस प्रोड्यूस करता है तथा करेंट एरर के बेस पर आउटपुट को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए पीआई कंट्रोलर में पी का फंक्शन एडजस्ट द आउटपुट बेस्ड ऑन द करेंट एरर। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बाय प्रोडक्ट इन द लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्थोजाइलिन टू पैथेलिक एनहाइड्राइड। मतलब जब हम ऑर्थोजाइलिन का लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन करवाते हैं पैथेलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए, तो हमारा मेजर बाय प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है। तो हमें पता है कि जब भी हम ऑर्थोडाइलिन का लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसमें हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में एक तो मेन प्रोडक्ट हमारा पैथेलिक एनहाइड्राइड मिल जाता है, उसके साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, टॉलीक्विनोनिन मिलता है और बेंजोइक एसिड मिलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड सही हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन 11th है कि
अंडर व्हाट कंडीशन लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन टिपिकली प्रोड्यूस्ड, मतलब एलडीपीई के प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि जो एलडीपीई होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, उसके लिए जो हमारा फेवरेबल कंडीशन होता है उसमें हमारा 1000 से 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में प्रेशर रखना पड़ता है और 150 से 300 डिग्री के हाई टेम्परेचर पर हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं, तभी वो फेवरेबल कंडीशन उसको रिएक्शन के लिए प्राप्त होता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर विथ परऑक्साइड कैटेलिस्ट। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक असर्शन दिया हुआ है और उसका एक रीजन दिया हुआ है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि असर्शन सही है या रीजन सही है या दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं। तो असर्शन दिया हुआ है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर आर आइडियल फॉर हाई हीट ट्रांसफर इफिशियंसी एप्लीकेशन। तो जैसा कि हमको पता है कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर हाई हीट लोड के लिए जाना जाता है, इसमें हीट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है और जब हमें हाई हीट ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट होती है तो हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। तो असर्शन ए तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं रीजन आर। रीजन बोल रहा है कि द डिज़ाइन अलाउज हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड टू फ्लो इन अल्टरनेट पासेज। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है उसमें एक अल्टरनेट पासेज बने होते हैं और फिर वो काउंटर करेंटली जो है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड एक दूसरे के काउंटर करेंटली फ्लो करते हैं और हीट का एक्सचेंज करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो एक तरफ से जो हॉट फ्लूइड होता है वो सराउंडेड बाय कोल्ड फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो रीजन भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्क आवर्स यूज्ड इन द ओशा इंसिडेंस रेट फार्मूला। तो ओशा क्या होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है। और एक इसका फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है कि इंसिडेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल केसेस इंटू 2 लाख अपॉन टोटल आवर वर्कड। तो इनका ये फार्मूला है, तो जिसमें जो स्टैंडर्ड नंबर यूज किया गया है वो 2 लाख का यूज किया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 लाख। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट इज़ फेटल एक्सीडेंट रेट FAR यूज टू मेजर। मतलब ये वो फेटल एक्सीडेंट रेट होता है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो FAR का भी एक फार्मूला होता है जिसके अनुसार FAR इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ इंटू 100 मिलियन अपॉन टोटल आवर ऑफ वर्क। तो ये फार्मूला होता है, तो इसमें 100 मिलियंस आवर्स ऑफ एक्सपोजर का यूज किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द नंबर ऑफ डेथ्स इन 100 मिलियन आवर्स ऑफ एक्सपोजर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन थर्मल क्रैकिंग व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेजिडेंस टाइम ऑन द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर हमारी थर्मल क्रैकिंग की रिएक्शन हो रही है तो उसमें अगर हम रेजिडेंस टाइम को बढ़ा देंगे तो हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जो थर्मल क्रैकिंग होती है उसमें अगर हम रेजिडेंस टाइम बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होता है ना उसमें फर्दर और रिएक्शंस होने लगते हैं, जिससे हैवियर प्रोडक्ट जैसे टार कोक इनकी फॉर्मेशन बढ़ जाती है और लाइट ओलिफिन्स की जो इल्ड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है, डिक्रीज द इल्ड ऑफ लाइट ओलिफिन्स एंड इंक्रीज द इल्ड ऑफ हैवी प्रोडक्ट्स। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और 75 क्वेश्चन टोटल टेक्निकल के थे इस एग्ज़ाम में। तो सारे क्वेश्चन को कवर करने के लिए हमको 3-4 या 5 पार्ट में इसको वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी वीडियोस को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो इन सभी क्वेश्चंस के बीच में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और अगर हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।